हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 17 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं और एक आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर भी अब से मैं लाऊंगा, जिसमें कोई भी ऐसा प्लेसेस जो कॉन्फ्लिक्टेड है या फिर जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए फेमस है जो करंट में भी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहेगा बस प्लेसेस इन न्यूज़ बता दूं कि हाँ भैया ये जॉर्डन है यहाँ पे, नहीं, आखिर उसका पीछे का बैकग्राउंड भी समझाऊंगा मैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ओके, तो पहला आर्टिकल, गुजरात में ट्राइबल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी ट्राइब से कनेक्टेड रहेगा, जीएस पेपर 2 हेल्थ से कनेक्टेड रहेगा, जीएस पेपर 3 आपका जो सेक्शन है साइंस एंड टेक का, वहाँ पे कैसे जेनोम सीक्वेंसिंग रेलेवेंट है, इसी से कनेक्टेड प्रीवियस आर्टिकल जहाँ पे जेनोम सीक्वेंसिंग की बात की गई थी, किसकी, वन हॉर्न्ड राइनो की, कहाँ पे, काजीरंगा में, मैं वो भी कनेक्ट करूँगा आपके साथ। GS2 2018 में सवाल आया था, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। आज से आर्टिकल में एक चीज़ मैं ऐड रखूंगा कि जो PYQ में बताता हूँ, इस PYQ में आपको मैं बोलता हूँ कि आर्टिकल से कनेक्टेड चीज़ें आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट अब से मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन से की पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, कैसे जेनोम सीक्वेंसिंग हेल्थ फॉर ऑल में मदद करेगा, कैसे जेनोम सीक्वेंसिंग कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर को अच्छे से मजबूत करेगा, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सेकेंड आर्टिकल, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ये लॉन्च हुई है, जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है, एग्रीकल्चर सेक्शन में। इससे GS3 2017 में सवाल आया था, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम, हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द यील्ड ऑफ द क्रॉप इन सिस्टम। अब यहाँ से ये आर्टिकल में जो की पॉइंट्स होंगे कैसे आप डाल सकते हो वो भी हम बताऊंगा। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट जो है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये मत कुछ फोकस करिए 2017 में है सर अब क्या रिलेवेंट होगा, बिल्कुल 200% रेलेवेंस होगा। अगर कोई आपसे कहता है PYQ का रेलेवेंस नहीं है, एब्सोल्युटली आई से कि इस बात में कोई भी दम नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे रेलेवेंस है उस चीज़ का। थर्ड आर्टिकल है, इंडिया कनाडा के रिलेशन पे, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड है। इससे कनेक्टेड जो थोड़ा बहुत PYQ आया था, व्हाट इंट्रोड्यूसेस फिक्शन टू टाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। Okay, Washington is still unable to find a position for India in global strategy, which would satisfy India national self-esteem and ambition. अब हमें पता है कि करंटली US और इंडिया में क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं चल रही है, तो उसमें इस मोमेंट पे कनाडा ने इंडिया को इनवाइट किया है G7 समिट में, तो कहीं ना कहीं हम बाईपास कर सकते हैं वही सेम आर्टिकल जो आपको बहुत पहले समझा रहा हूँ कि ब्रिक्स में इंडिया ने डिस्कशन किया है, हम लोग ग्लोबल साउथ में और अच्छे से फोकस कर रहे हैं जिससे हमारी मार्केट डाइवर्सिफाई हो सके, हमारी डिपेंडेंस US पे कम हो सके, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस थी। इस आर्टिकल में बताऊंगा कैसे हमारा इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया कनाडा रिलेशन इम्प्रोवाइज हो रहा है, जो रिसेंटली टसल दिखा था खालिस्तानी इशू के ऊपर, ठीक है। लास्ट आर्टिकल हमारा बात करता है कि इंडिया की जो शेयर है क्लीन एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो शेयर तो बढ़ा है लेकिन अभी भी उसका पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है, उससे कनेक्टेड एक बार PYQ पढ़ लेना आप, इस पढ़ने का कोई वो नहीं है, बट स्टिल डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इज इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी हम इतना करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मेन फोकस ये है ताकि क्लाइमेट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग कम होने की बात होगी तो वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 का, और जब क्योटो प्रोटोकॉल समझो तो पेरिस एग्रीमेंट भी आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से आई विल मेक श्योर कि आज का आर्टिकल बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप जैसी वीडियो खत्म हो तुरंत डोंट डू एनीथिंग, सबसे पहले आपको 1 मिनट बैठना है एंड जस्ट थिंक और सोचिए जो आपने आज पढ़ा है क्या उसकी रेलेवेंस थी या नहीं थी। अगर आपको इस तरीके से आर्टिकल समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हाँ सर इस तरीके से मुझे मतलब जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है, आपको लगता है इसमें और कुछ हो सकता है, ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकलकेट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। चलिए, प्लेसेस इन न्यूज़ वाला अगेन
क्या है स्वीडा, क्या है ड्रूज सिटी, ये सारे क्यों कॉन्फ्लिक्ट में है, इसी के ऊपर सवाल भी आया था PYQ। आपको वो भी मैं शो करूँगा कि क्या एग्जैक्टली सवाल आया था इन्हीं दो ऐसे मैं कुछ भी नहीं ज्योग्राफी का ऐसे एटलस खोल रहा हूँ कुछ भी उठा ले रहा हूँ, नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ों को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगेन मैंने एज इट इज़ कहा कि आप एक्चुअली लर्न करेंगे किस तरीके से टॉपिक को इंटरलिंक करना है, कैसे पॉइंट्स पिक करना है आपको न्यूज़पेपर से और अपने मेंस के PYQ में डालना है। ये थोड़ा नए तरीके से होगा, आपको चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएंगी। जो चीज़ें आपको देखिए, अगेन आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि रेलेवेंट है बस उसको नोट डाउन करते, की पॉइंट्स को। डोंट राइट कंप्लीट। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक अगेन मुझे बहुत पढ़ते समय एक बहुत ही अच्छा एक कोट कह सकते हो जो मुझे मिला, इसको आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। पीस इज द बेस्ट प्रेयर एंड साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर। ओके, द डे पीपल रियलाइज दिस ट्रुथ दे विल नॉट डिस्टर्ब अदर्स बाय इंडल्जिंग इन लाउड एंड नॉइसी वे ऑफ प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस कोट को आप यूज़ कर सकते हैं। किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये चीज़ कही थी। अगेन आपको जजमेंट वाली चीज़ों पे नहीं जाना है, जो की पार्ट्स लगते हैं वो मैंने ऐड ऑन कर दिए। इसको आप लिख लीजिए, कहीं कोट सेक्शन आप बना के रखिए, वहाँ पे आप की कोट्स को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, जिसमें बात की गई थी कि गुजरात का ट्राइबल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। अगेन 1 2 3 से रेलेवेंट है वो बता दिया। अब है क्या इसमें? गुजरात ने अपना ये ट्राइबल जेनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट किया, जिसमें जो गुजरात की ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स में जितने लोग हैं उन लोगों का जेनोम सीक्वेंसिंग मतलब उनका एक तरीके से DNA का आधार बनेगा। ठीक है, उनका आधार कार्ड बनेगा। लेकिन आधार कार्ड क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा लेमन में समझा रहा हूँ आपको। जो उनका बहुत ही जेनोम है, जेनोम मतलब क्या होता है? उनका जो बोलते हैं ना स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर क्या होता है? जेनोम ही होता है एक इंसान का। तो उसको क्या किया जाएगा? सीक्वेंस किया जाएगा। उसके लिए एक डेटा प्रॉपर बनाया जाएगा कि हाँ, मान लो ये एक्स इंसान है, एक्स इंसान का क्या है जेनोम, तो बोल देंगे 1 2 A। ऐसे कर करके पूरा का पूरा इनकी जेनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ठीक है, अब रीज़न क्या है ये करने का? रीज़न ये है ताकि हम लोग ये पता कर सकें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो कैसे फैलता है, और जिससे हम लोग पर्सनलाइज मेडिसिन भी उन लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ये बेसिक इनका एक रीज़न है, कह सकते हो। आधार कार्ड फिजिकल अपीयरेंस के होता है, लेकिन जो जेनोम सीक्वेंसिंग होती है ये समझ लो ये भी आधार कार्ड है, लेकिन बॉडी के सेल्स की आधार कार्ड है और यूनिक होता है हर एक में ये। ठीक है, और जैसे ही ये आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए जो आपका जेनोम सीक्वेंसिंग लॉन्च हुआ था कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसमें 1 हॉर्न राइनो की जो एक्सेसिव पोचिंग होती है उसको लेकर के वहाँ पर भी उनका यूनिक आधार कार्ड में। देखो, आधार कार्ड कहीं भी आपको ऑफिशियल डेटा में नहीं मिलेगा, ये बस मैं आपको लेमन टर्म में समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो उनका हॉर्न्स होता है, सींग होती है, उनकी भी जेनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि ये पता चल सके अगर कभी किसी की सींग कटी हुई मिले तो हम पता कर सकें कि भैया ये सींग कौन से राइनो की है, हमारे डेटा में ये कौन से उसका है, ताकि जो क्रिमिनल इस चीज़ को काम करते हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके और पता चल सके कि कंजर्वेशन एफर्ट हमें और कितने अच्छे से करना है। ठीक है, वो राइनो के ऊपर था, ये है ट्राइबल्स के ऊपर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? क्रिएशन ऑफ अ रेफरेंस जीनोम ट्राइबल पॉपुलेशन। अगेन इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मेन एस्पेक्ट क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। अब आर्टिकल देखो, अक्सर हम लोग अगर आप द हिंदू खोलोगे तो आप देखोगे साइड में ये इतना छोटा सा आर्टिकल है। अक्सर हम लोग किसके ऊपर जाते हैं? हमारा मेन फोकस हमेशा रहता है कि हम लोग ध्यान दें जो बड़े बड़े एकदम बोलते हैं ना डेकोरेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जहाँ पे ऐसे लिखा हो ना, बहुत ही फ्लेवरी लैंग्वेज लिखो, पूरा का पूरा उसने कवर किया हो कंप्लीट पेज को, उसको देख के हमें लगता है हाँ ये आर्टिकल जो है ये भाई बड़ा रेलेवेंट है। लेकिन अक्सर छोटे आर्टिकल से इतना सब कुछ निकल आता है ना, आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको कभी भी बहुत ही बोलते हैं ना बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, बेसिक लेवल से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये बजट में भी डाल दिया गया है गुजरात के स्टेट बजट में कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। अब इसका साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं। क्या होगा? जो एडवांस जेनोम सीक्वेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया जाएगा। क्या इंक्लूड होगा? सैंपल कलेक्शन होगा, जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगा, डेटा का इंटरप्रिटेशन होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे? ताकि पता चले कि हाँ भैया ये एक्स इंसान है, वाई इंसान है, जेड इंसान है। एक्स के जो पिताजी हैं लेट्स से ए हैं, तो इनकी क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर इनके ऊपर आया है, वो कैसे पता चलेगा? जब इनके बॉडी का आधार कार्ड होगा। अगेन मैं बॉडी का आधार बोल रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का नहीं बोल रहा हूँ।
तो उनके बॉडी का आधार कार्ड, इनके बॉडी का आधार कार्ड, देखेंगे कि इनके आधार कार्ड में कुछ ऐसा तो नहीं है जो इनके आधार कार्ड में रेप्लिकेट कर रहा है। अगर है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए, और अगर ये चीज़ इस एक्स के पास है तो एक्स के बाद जो उसका एक और बच्चा होगा, लेट्स से वाई, तो उसके पास तो ये आधार कार्ड नहीं चला जाएगा। आधार कार्ड मतलब उसका डेटा ना चला जाए, कोई डिसऑर्डर, कोई डिसीज ना ट्रांसफर हो जाए। तो ये चीज़ कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मदद होगी, इन शॉर्ट कहा जाए। ठीक है, किसकी? जेनोम डेटाबेस की। सिग्निफिकेंस अगेन, ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो आपको मैंने काजीरंगा में बताया था वो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कहीं ना कहीं रखा गया था। ये भी जो ट्राइबल हेल्थ केयर है उसमें ये बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि ये अपने में बहुत ही यूनिक आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रमोट किया जाएगा प्रिसीजन मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि हवा में किसी का सर दर्द हो रहा है, बोला हाँ भैया ये लो दवा खा लो, लेकिन और भी रीजंस भी तो हो सकते हैं ना जिसकी वजह से उस इंसान को प्रॉब्लम हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रखा है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रिसीजन मेडिसिन को प्रमोट करेंगी और डेटा ड्रिवन हेल्थ प्लानिंग और अच्छे से एनकरेज हो पाएगी। और स्ट्रेंथन क्या होगा, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्राइबल रीजन में है वो और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन होगा। देखो ट्राइबल चुनने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड होते हैं, हम वास्ट पॉपुलेशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। जो ट्राइबल्स होते हैं वो लोकल फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन फॉरेस्ट एक्स में रह रहे हैं, मान लो गुजरात में, तो उनका फॉरेस्ट वाई जो कि झारखंड में उससे कनेक्शन होगा, नहीं। ये अपने ही लोकल एक प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि हम इनको एज अ टेस्टिंग के तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि क्या इनके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे तो नहीं है जो पास ऑन होते हैं। इनको साइंटिफिक स्टडी के लिए भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है। अगेन ये एथिकली होना चाहिए, एथिक्स में आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा कि किस तरीके से आप जेनोम सीक्वेंसिंग को आप जब एथिक्स के पेपर में डाल सकते हैं कि जेनोम सीक्वेंसिंग हो तो रही, बट इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ एथिकल मीन्स के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि इसको आप पूरी तरीके से बोलते हैं ना प्रॉफिट पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगेन ये जेनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्ली डिटेक्शन हो सके जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। कौन से? सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया इज कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये चीज़ सुन के लेकिन नहीं, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट कम्युनिकेबल, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। थैलासीमिया, सर्टेन हेरिडिटरी कैंसर, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव है जो वहाँ पे जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एक प्रॉपर टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डेवलप किया जाएगा और अच्छे तरीके से जेनेटिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके नेचुरल इम्यूनिटी से कनेक्टेड जितने हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से देखी जाएंगी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव अगेन आपको ध्यान रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया। अभी आपको समझाता हूँ ये एनीमिया है क्या, एनीमिया का कंटेंट क्या है। एनीमिया का बहुत ही सिंपल सा मतलब समझो, जब आपके खून में आरबीसी रेड ब्लड सेल कम होती हैं तब उसे एनीमिया कहते हैं। अब जब रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आपकी बॉडी में, ठीक है। और वो ऑक्सीजन जब ट्रांसफर करने के क्या होता है? एक प्रोटीन बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है। बट अभी के लिए सिर्फ एनीमिया समझो, जब आपकी बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो जाए, रेड ब्लड सेल, और कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, और जब ऑक्सीजन कम होगी O2, तो उससे क्या होगा? आपके हर ऑर्गन्स में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या लगेगा? वीकनेस लगेगी। वीकनेस लगेगी तो उससे आपको और लेथार्जिनेस फील होगा, लेथार्जिनेस फील होगा तो आपको और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ कभी कभी कब होता है? जब ब्लड प्रेशर कम होता है। बोलते हैं ब्लड प्रेशर कम है भैया, वीकनेस हो रही है, आंखों के सामने एकदम अंधकार छा गया है भैया। तो वो सब क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर लो होता है तुरंत क्या देते हैं? एक काम करो, लो आप तुरंत कुछ शुगरी खाओ, ठीक है, ग्लूकोज खाओ। ये सब क्या करता है? रिवाइव करता है। लेकिन एनीमिया में क्या हो रहा है? सिकल सेल में, सिकल सेल तो ठीक है, सिकल सेल का मतलब ये सिकल की तरीके से सेल होती है, जैसे यहाँ देख रहे हो ये सेल इस तरीके से, आरबीसी का शेप सिकल जैसा हो जाता है। सिकल देखो ना, वो ये इस तरीके से शेप हो जाता है, तो सिकल सेल कह देते हैं। तो एनीमिया का मतलब ही यही है कि जब आरबीसी कम हो, तो जब आरबीसी कम ही रहेगा तो भाई आप कितना भी ग्लूकोज लो वो तो इम्पैक्ट करेगा ही ना, क्योंकि ये तो आपको डिसऑर्डर हो रखा है पूरी तरीके से। उसके लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप्स स्टार्ट किए गए थे। देखिए ध्यान से, 4 फरवरी 2022 का एक पीआईबी का आर्टिकल था जिसमें एनीमिया मुक्त भारत के ऊपर आया हुआ था। बाकी मैं वहाँ पे जाके आपके लिए मैंने डेलिबरेटली डाला है। अगर आप नेट पे एनीमिया मुक्त भारत पीआईबी भी लिखोगे ना तो आपको रिसेंटली अपडेट्स भी आए हैं, तो ये मत सोचिए सर ये तो पुराना है, अभी 2-3 महीने पहले का भी एनीमिया मुक्त भारत पे आया हुआ, लेकिन मैंने 2022 का एक पर्पस की वजह से लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप मेरे साथ पढ़ो। क्या लिखा है? प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑल 6 टारगेट एज ग्रुप्स।
इसको पढ़िए, अगेन मैं कह रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 2 सेकंड्स टाइम है, इसको ध्यान से पढ़िए अभी, स्पीक विद मी, ठीक। चलो ये पढ़ लिया आपने, दैट इज इट, बस इतना ही पढ़ना था। अब इसका आप एक बार सही निगाह से पढ़ भी लोगे तो कोई मतलब अच्छा ही है, ऑब्वियसली इतना पढ़ने से आपको आइडिया काफ़ी लग जाएगा। तो एनीमिया का सिम्टम्स अगेन बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स ही हैं एनीमिया के। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट इंटरवेंशन अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। क्या था ये अनीमिया मुक्त भारत, कब का पेपर है, 2023 का आपको दिखाया मैंने। कब का ये आर्टिकल था, 422, ठीक है। अब आप 10 तरह की कोचिंग्स में 10 तरह के आर्टिकल्स पढ़ोगे, मैं कहता हूँ मत पढ़ो, इतनी ज़रूरत नहीं है, एक्सेसिव ओवरलोड मत करिए कंटेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट एज इट इज़ क्वेश्चंस को, गवर्नमेंट इन द सेंस यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम करती है एक पर्टिकुलर आर्टिकल से। अब ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन उठेगा, नहीं, आई ऑलवेज सी ब्रॉडर पिक्चर। ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आप समझिए कि ओवरऑल मीनिंग क्या है, थीम क्या है, उससे एक बेसिक कॉमन सेंस को लगाइए। क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। क्या लिखा है, प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। यहां पे क्या लिखा है, प्रोफाइलैक्टिक आयरन सप्लीमेंटेशन। देखो गलती कैसे करते हैं, नाउन को ही चेंज कर दिया उठा करके इन्होंने मेन। अब अगेन आपको इतना नहीं पता है, मान लो आप नहीं पढ़े हो, तो एनीमिया तो पता है ना आपको, एनीमिया क्या होता है, जब आरबीसी कम हो जाता है। जब आरबीसी कम होता है आपको पता है भाई एनीमिया में क्या, आयरन ही देते हैं जनरली। आयरन दोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में आरबीसी बढ़ेगा, इसलिए बोलते हैं भाई सेब खाओ सेब खाओ, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट गलत हो गया। आपको इसमें एकदम बहुत ज़्यादा डीप में जाके वो भी नहीं करना, नहीं सर ये सही वो से कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगेन ये एज इट इज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे तो लिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आई हैव रेड, अगेन एक बार आप पढ़ना आपको वो चीज़ दिखेगी। ये से लिखा है ना, ये एसिड सप्लीमेंटेशन एंड डी वार्मिंग, राइट, ये लिखा हुआ है, चाइल्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इनटेक क्वांटिटी फोर्टिफाइड अवेलेबल, ये देखिए एंश्योरिंग, मैं आपके साथ ही पढ़ूँ, एंश्योरिंग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग आफ्टर डिलीवरी बाय 3 मिनट्स इन हेल्थ फैसिलिटीज। यहाँ पे क्या पूछे हैं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगेन कितना एग्जैक्टली उठाया नहीं उठाया आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक डी वार्मिंग, वो भी लिखा हुआ, आप समझ रहे कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगी कि आप एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबोपाइनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। अब अगेन आप एक बार यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एज इट इज एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबोपाइनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। एज इट इज आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बाय डिफॉल्ट पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे अगेन ये थोड़ा फॉर्मेटिंग इशू, उससे कोई नहीं है, तो आप एग्जैक्ट आइडिया लगा पा रहे हैं। आपको सुनते भाई बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन देखिए कैसे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज द रीज़न मैंने कहा आज आपको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म में समझाऊंगा आर्टिकल पिक कैसे हो रहे हैं, कैसे आपको समझना है, ठीक। अब ये भी है, व्हाट इज SAS9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। SAS9 के ऊपर मैंने आर्टिकल प्रीवियसली बताया था कि जो कैंसर ड्रग बनाने में SAS9 का बहुत अच्छे से यूज होता है, जिसमें क्या होता है आपकी बॉडी की T सेल्स को निकाला जाता है, उसमें एक रडार लगाया जाता है, उस रडार का मेन काम होता है कि बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को जाके आइडेंटिफाई करे और मारे। T सेल्स का काम क्या होता है, ये एक तरीके से इन्फेक्शन से फाइट करने की एक सेल होती है, हमारा समझ लो बॉडी गार्ड है T सेल, ठीक है। अक्सर क्या होता है जब हमारी बॉडी में कैंसर सेल होती हैं वो मिल जाती हैं हेल्दी सेल्स के साथ, तो टी सेल्स हेल्दी सेल्स को कैंसर सेल समझ के मारने लग जाती हैं। तो टी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए डाल देना कि वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को ही आइडेंटिफाई करे, तो उसके लिए SAS9 का यूज होता है जनरली, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ इट्स अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। तो इसका ए सही है, एक बार आप बाकी पढ़ लीजिएगा अपने आप को समझ में आएगा ये सब कैसे इन्होंने एक गलत फॉर्म में दे रखा है। 2019 का ये सवाल है। अब SAS9 अगेन वो जेनोम एडिटिंग की बात हो रही है, किसकी, जेनोम एडिटिंग। अब यहाँ क्या हो रही है, जेनोम सीक्वेंसिंग। एडिटिंग में क्या कर रहे हैं, मान लो ये XYZ है, तो इसमें से Y की जहाँ इसमें W डाल दे रहे हैं, इसको एडिट कर दे रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस में क्या है, XYZ है तो बस XYZ को डेटा बना ले रहे हैं, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। तो जेनोम सीक्वेंसिंग हो रही है करेंटली, कहाँ पे, जो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन की बात हुई उसमें सिर्फ सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हुई वहाँ सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आप समझ सकते हैं।
अगेन अब आपका क्वेश्चन क्या था, आप देखिए जो पहला पीवाईक्यू था वो डिस्कस कर रहा था हेल्थ फॉर ऑल के ऊपर था, राइट। अब हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या है? हेल्थ फॉर ऑल एक ग्लोबल हेल्थ गोल है जिसमें इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी को और रिफॉर्म किया गया था। उसका बेसिक पर्पस क्या था? यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए हेल्थ सर्विसेज में, कभी कोई कंपैरिजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो केवल गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, हर एक तबके का इंसान पार्टिसिपेट करे, कि सब इंसान, हर एक इंसान मतलब जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके उनकी प्रॉब्लम्स का। प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर के ऊपर भी 2023 में सवाल आया था। आप एक बार इसको पढ़िएगा, आप डालिएगा प्रिवेंटिव, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन था कि इंडिया का हेल्थ केयर फोकस करता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर, क्यूरेटिव पे उतना नहीं करता है, या क्यूरेटिव पे करता है प्रिवेंटिव में नहीं करता। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आया था। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होती है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब अभी आपको कोई बीमारी नहीं हुई है लेकिन उस बीमारी के चांसेस हैं कि हो सकती है, तो मैंने पहले ही आपका इलाज कर दिया। क्यूरेटिव में क्या, आपको हो चुका है भाई साहब, अब आपको हम कहीं ना कहीं अब तो इलाज करना ही करना है। तो प्रिवेंटिव केयर ऐसी है कि भाई पहले ही, बरसात का इंतजार ना करो छाता लेके तब पहुंचो, पहले ही छाता ले लो, भले ही धूप दिख रही है लेकिन आपको दिखा है वार्निंग में भैया हो सकती है, फोरकास्टिंग, तो उस केस में आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस हेल्थ फॉर ऑल मीन्स। अब इस हेल्थ फॉर ऑल का पीवाईक्यू क्या था? अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया, एक्सप्लेन GS2 2018 में। अब ये जो कंटेंट है हेल्थ फॉर ऑल का, उसको आपको कनेक्ट करना है जेनोम प्रोजेक्ट जो गुजरात में लॉन्च हुआ है। इसलिए मैंने स्पेसिफिक लिखा कि जो जेनोम, गुजरात का ट्राइबल जेनोम प्रोजेक्ट है, वो कैसे सपोर्ट करता है हेल्थ फॉर ऑल को, है कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लोकल लेवल कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, इंटरवेंशन होगा, उससे क्या होगा? उससे हेल्थ फॉर ऑल अचीव कैसे होगी? कैसे होगी तो अपने आप पहला तो होगा, सबसे सिंपल सा पॉइंट लिखा है, फोकस ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज, है कि नहीं? कैसे गुजरात का ट्राइबल प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगा हेल्थ फॉर ऑल? बाय फोकसिंग ऑन वल्नरेबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनको अक्सर एक्सक्लूड हो जाती हैं हेल्थ केयर से, उनको इंक्लूड किया जाएगा तो हेल्थ फॉर ऑल मिलेगा नहीं मिलेगा? जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, इंक्लूसिव हेल्थ कवरेज मिलेगा तो हेल्थ फॉर ऑल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज केयर, बिल्कुल। जेनेटिक रिस्क जो होंगे, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या होगा? ये सब आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये ऐसी है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाई को है बीमारी लेकिन अभी वाई का बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन हमने अगर प्रिवेंटिव केयर कर दी कि भैया इसके सिकल सेल एनीमिया है तो चांसेस हैं कि वाई डब्ल्यू को भी जाए, तो पहले इलाज कर लो। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिवेंटिव केयर। इसका एग्जाम्पल आप एज इट इज़ यूज़ करके लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स में। अर्ली डिटेक्शन होगा, लॉन्ग टर्म डिसीज का बर्डन कम होगा। तो इससे क्या होगा, जो क्यूरेटिव है उससे हम प्रिवेंटिव केयर पे स्विच कर पाएंगे, तभी हेल्थ फॉर ऑल हो पाएगी। अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन एक बार में बीमार हो जाए, हेल्थ केयर तो भूल जाओ, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस दुनिया में उनको संभालने के लिए। लेकिन अगर प्रिवेंटिव केयर कर दी जाए तो उससे क्या होगा, हेल्थ फॉर ऑल भी मिलेगी। अगर जस्ट इन केस प्रिवेंटिव केयर करने के बाद भी किसी को प्रॉब्लम होती है, तब तो हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रहेंगी, तो उससे हेल्थ फॉर ऑल प्रमोट होगा। समझ लो कैसे ये सब एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन से कनेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ। क्या लिखा था? अप्रोप्रिएट लोकल लेवल हेल्थ केयर। तो यहाँ पे जो ट्राइबल प्रोजेक्ट है उसमें लोकल लेवल पे ही तो हेल्थ केयर इंटरवेंशन कर रहे हैं, जेनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना कि हेल्थ केयर इंटरवेंशन हो रहा है। पॉइंट ये है कि हेल्थ केयर इंटरवेंशन का क्या फॉर्म है, तो करंट में गुजरात का जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं। अब इससे और क्या कैसे होगा? कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन, वही तो बोला ना, कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन, दूसरे भाषा में वही आ गई। तो जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के 17 ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज, उनके साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, तो क्या लोकल लेवल पार्टिसिपेशन इंटरवेंशन नहीं होगा हेल्थ केयर सर्विसेज का? बिल्कुल होगा। लोकल कैपेसिटी बिल्ड होगी, लैब्स बिल्ड होंगे, डेटा सेंटर्स बिल्ड होंगे, तो इससे क्या प्रमोट होगा? डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग। अब जब डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग होगी तो क्या हेल्थ फॉर ऑल नहीं? मैं बार बार हेल्थ फॉर ऑल क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। रिपीट, आप कभी भी यूपीएससी में मत सोचो नहीं सर एक चीज़ पढ़ ली अब दोबारा क्या पढ़ना। इवन दो इफ़ यू आर रीडिंग इट 1000 टाइम्स ना, उस 1000 टाइम आपने एक चीज़ को पढ़ा है ना, तो उस एक चीज़ से आप 10 नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। आप एक चीज़ को जितनी बार रिपीट करोगे यहाँ पे, उतना उतना आपके लिए अच्छा है।
ठीक है, 10 बार 10 नई नई चीज़ों को मत पढ़िए। इससे और क्या होगा, किस तरीके से हेल्थ फॉर ऑल प्रमोट होगा, साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन सोल्यूशन। एक हमारे पास रेफरेंस मिल जाएगा जेनोम डेटाबेस का, जिससे हम प्रिसीजन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रिसीजन हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। और जब वो प्रमोट होगा तो टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग होगी। और जब टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग होगी तो क्या उससे हेल्थ फॉर ऑल नहीं मिलेगा। मैंने हर एक पॉइंट में हेल्थ फॉर ऑल इसलिए बोला ताकि आप कनेक्ट कर सको कि ये जो छोटा सा आर्टिकल, आपने बच्चा सा आर्टिकल समझा, ये देख लो हर 10-15 लाइन का भी नहीं है, लेकिन इससे मैंने कितनी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी था इसी से। हाँ, सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। वो जो एडिटोरियल नाम का होक्स बना बैठा है ना कि एडिटोरियल है, एडिटोरियल का मतलब ही है जो एडिटर होगा वो अपना कुछ ओपिनियन देगा। अब ज़रूरी थोड़ी एडिटोरियल में क्या आपका जो रिलेवेंट यूपीएससी से है वो पूछा जाएगा। वो तो उस इंसान का ओपिनियन हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, वो रिपीटेटिव होता है अक्सर। अगर मान लो गवर्नमेंट के कोई बिल आया हुआ है तो नोटिस करिए अक्सर 3-4 दिन 5 दिन तो वही बिल घूम घूम के, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा। रे भैया, जो भी है मेन कॉन्टेक्स्ट समझो, प्रो कॉन समझो, कंक्लूजन निकालो, इतना ही ऑब्जेक्टिव है। आपको बैठ के वहाँ पे एकदम बोलते हैं ना, वो जर्नलिस्ट नहीं बनना है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, राइट। चलो, तो ये इसका मेन था। कंक्लूजन भी मैंने लिख दिया ताकि आप एज इट इज उसको लिख सको। इन शॉर्ट देखा जाए तो मैंने आपको इसका आंसर ही लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए। अब आपको इसे रीशेप ऐसे करना है, रीशेप नहीं भी करोगे तो कहीं ना कहीं की पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, राइट। किस तरीके से हो सकता है, ये एक्सप्लेन तो करने को बोल रहा है। तो अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ पे लोकल लेवल पे जा करके हम हेल्थ केयर इंटरवेंशन करें, जैसे, राइट, फॉर एग्जाम्पल एज गुजरात इज डूइंग। गुजरात क्या कर रहा है, जेनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है, राइट। इसमें अगेन कंक्लूजन में लिख सकते हो कि ये जो यूनिक हेल्थ नीड्स हैं इसको एड्रेस करके हम लोग लोकल टारगेटेड और इंक्लूसिव इंटरवेंशन कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं गुजरात का जेनोम प्रोजेक्ट एक मॉडल स्टेप होगा हेल्थ फॉर ऑल, जो इंडिया में उसकी पॉलिसी है उसको और अच्छे से प्रमोट करने में, और खासकर इंडिया की जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है, जो अभी भी जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, जो वल्नरेबल है, उनको मिल पाएगा। हेल्थ फॉर ऑल में आप एक चीज़ और कनेक्ट कर सकते हैं, वो है मैटरनल मोर्टैलिटी वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था। इसमें कहा था कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं उनके बर्थ समय पे जो उनकी डेथ हो जाती है, जिसका डेटा क्या था, 1 लाख जो वुमेन पे 93 वुमेन की डेथ हो जाती है जब वो बच्चा, मतलब जब उनकी चाइल्ड बर्थ होती है जनरली, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही रेलेवेंट है। वहाँ पे रीजंस क्या होता है, रीजंस ये आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ प्रेग्नेंट वुमेन्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता सही से, जो बहुत ही आउटस्कर्ट्स पे विलेजेस के रह रही होती हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं, जिस कारण से उनकी डेथ हो जाती है। तो पर लाख जो बर्थ हो रही है उसमें से 93 वुमेन्स की डेथ हो जा रही है। तो इसके लिए आप हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोग अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन में कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, वहाँ पे जो एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उनके फैमिली वाले उतना सीरियस नहीं होते, कहते हैं हाँ ठीक है भैया, हमारे ज़माने में तो भैया, अक्सर इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ बहुत है, तुम्हें क्या पता भैया, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, नहीं नहीं कोई चेकअप कीजिए तो बच्चा लात मार रहा है, दर्द थोड़ी हो रहा है, ये तो भगवान का संदेश है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सुपरस्टिशन की तरफ लेके जाती हैं और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। तो इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं, एनम का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एनम क्या करेंगी, वो आके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या मदद करेंगी, ये सब कहीं ना कहीं हेल्थ फॉर ऑल में मदद करेंगी। तो मैंने टारगेट रखा एक हेल्थ फॉर ऑल का, उससे कनेक्टेड मैंने कई चीज़ें आपको समझा दी, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के रिलेवेंट है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ाना, और ये इस बार के बजट में डाली गई है, राइट। न्यू एग्रीकल्चर स्कीम कह सकते हैं। और जो न्यू एग्रीकल्चर स्कीम है इसमें 36 स्कीम्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और ये एक सिंगल स्कीम बना दी गई। अगेन आर्टिकल छोटा सा लग रहा है, मैं बार बार कहता हूँ एडिटोरियल के पीछे मत भागो, जो बोलते हैं ना मार्केट में एक ट्रेंड बैठा एडिटोरियल एडिटोरियल ना, समरी पे जाओ आप,
ठीक, कॉन्टेक्स्ट समझो, क्योंकि मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप अगर सिलेबस हाथ में रखोगे तो जो एडिटोरियल के लिए क्रेज़ फैला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल रिपीटेटिव मोड पे कई बार क्या होता है, सेम चीज़ को कान इधर से पकड़ रहे हैं उधर से पकड़ रहे हैं। आज आपको बोला गया कि नहीं नहीं, आप अगर एडिटोरियल देखोगे कल पक्का एडिटोरियल प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना पे आएगा, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई लेजिट चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली डालूंगा मैं, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से 3-4 दिन अब यही चलेगा, धन्य धान्य चलेगा एडिटोरियल में, तो उनके एक बार को वो 10 पॉइंट बोलेंगे, फिर 20 पॉइंट बोलेंगे, लेकिन ये 10-20 पॉइंट आप आंसर्स में तो नहीं लिख सकते हो ना। आंसर्स में आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना आएगी तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने उठाए, ये डाल दूंगा। अगर हेल्थ फॉर ऑल मुझसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे मैं की पॉइंट्स डाल दूंगा। क्या क्या की पॉइंट्स हैं? सबसे पहला, वल्नरेबल कम्युनिटी पे, प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करना, कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन करना, साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन सोल्यूशन। तो ये होता है तरीका। किस तरह तरीका बोलते हैं, समुंदर में से आप अपना सिर्फ एक अपने कीमती मोती निकाल लो, बाकी जाने दो, बहने दो, उस पर मत जाओ कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यूपीएससी के लिए, इससे मत करो। सिलेबस को रेफर करो, पीवाईक्यूज को रेफर करिए आप, राइट। तो इसमें क्या है, न्यू एग्रीकल्चर स्कीम है जो फार्मर और फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव है। क्या है ये चीज़ें, इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट की जाएंगी जिससे फार्मर्स की इनकम और बढ़ सके। ऑब्जेक्टिव्स अगेन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज होता है, इरिगेशन होता है, क्रेडिट एक्सेस होता है, उस चीज़ को और अच्छे से बढ़ाना। अब जब मैंने बोला पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज और इरिगेशन, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जो प्रीवियस आर्टिकल मैंने इरिगेशन पे बताया था, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, राइट। एज इट इज़ अगर आप मेंस का सिलेबस अब आप खोलिएगा, आप सिंपल डालिए मेंस का सिलेबस, वहाँ पे जीएस पेपर 3 में टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिलेबस में पूछा गया। मैं आपको समझाया था टाइप्स ऑफ इरिगेशन में, कैनल समझाया था, टैंक समझाया था, वेल इरिगेशन समझाया था, स्प्रिंकलर इरिगेशन समझाया था। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप्स में पानी डालना, मतलब नेचुरली क्रॉप को पानी नहीं मिल रहा है, हम जब बाहर से डाल रहे हैं तो कैसे डालते हैं, रिजर्वॉयर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रिजर्वॉयर और डैम में फ़र्क क्या होता है। डैम एक रिवर पे ऐसे सिर्फ एक बांध बना, रोक, एक बोलते दीवार खड़ी कर दो बस, इससे क्या होगा, पानी रुक जाएगा रिवर का, और जो पानी स्टोर होगा उसे हम रिजर्वॉयर बोलेंगे। रिजर्वॉयर को कनेक्ट कर दिया जाता है किसके साथ, कैनल के साथ, और वो कैनल कहाँ पे जाता है, खेतों में जाता है। खेतों में जाएगा तो वहाँ क्या होगा, उन्हें इरिगेशन मिलेगा, अब जिस भी टाइप का वो करना चाहें। तो मैंने आपको बताया था कौन सा, इंदिरापुरी रिजर्वॉयर के रेफरेंस में बताया था कि किस तरीके से इंदिरापुरी रिजर्वॉयर के ऊपर डिस्कशन हुआ था। कहाँ पे, जो आपकी जोनल काउंसिल हुई थी, कौन सी, ईस्टर्न जोनल काउंसिल रिसेंटली जो हुई थी, वहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। कहाँ पे बना हुआ है इंदिरापुरी रिजर्वॉयर, सोन रिवर के ऊपर बना हुआ है। सोन रिवर क्या है, ये गंगा रिवर की सेकेंड लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना, राइट। अब ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो हुई वो किस लिए रिलेवेंट है, ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल कब आई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में डिफरेंट रीजनल काउंसिल्स बनाई गई थी जिसमें ईस्टर्न जोनल काउंसिल थी। अब इस जोनल काउंसिल में कौन कौन से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार। अब इससे हुआ क्या, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, जो होम मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है, जो बाकी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें एक चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन बनता है, रोटेटिंग बेसिस पे, हर साल कोई ना कोई ऐसे बनता रहेगा। इसी तरीके से वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, नॉर्थर्न जोनल काउंसिल है, सेंट्रल है, सदर्न है, लेकिन एक जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। अब नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट 1971 में आई है। क्वेश्चन एज इट इज ऐसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो ये गलत हो जाएगा। केवल नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं सबको कवर करती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल काउंसिल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मैंने आपको इरिगेशन से कनेक्ट करके जोनल काउंसिल जो आई वो समझा दिया। क्रेडिट एक्सेस के ऊपर भी एक रीसेंट मैंने आपको आर्टिकल समझाया था कि करेंटली जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च तो की गई थी, सबके सेविंग अकाउंट तो खुले, लेकिन उसमें डिपॉजिट उतना नहीं हो पाया, और डिपॉजिट उतना नहीं होगा तो उससे क्या है, क्रेडिट एक्सेस लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस वजह से लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे फोकस कर रहे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में क्या होता है, जो लोकल हमारे
जान पहचान के लोग होते हैं, उनसे हम पैसा मांग रहे हैं बैंक के पास जाने की बजाय। गांव में एक इंसान कौन होता है, प्रधान होता है, बड़े लोग होते हैं, उनके पास किसान जाता है, कहता है भैया 1 लाख रुपए दे, तो कहता है ठीक है दे रहे हैं लो, लेकिन इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें जो किसान होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो स्कीम है ये ओवरऑल मदद करेगी इरीगेशन में, क्रेडिट एक्सेस में। अब इरीगेशन में ऐसा थोड़ी बस इरीगेशन लिख दो, इरीगेशन में आप करंट डेटा को यूज़ करिए, जो मैंने आपको बताया था, जैसे इंद्रापुरी रिजर्वॉयर आपको बता दिया, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोकल लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करना, जिससे सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर में अचीव हो सके। मेन फीचर्स अगेन एक बार पढ़ लो, 24,000 करोड़ इसका क्या है, आउटले है, 1.7 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचने का वो है। 11 मिनिस्ट्रीज की जो 36 स्कीम थी उनको एक साथ मर्ज इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फोकस एरिया क्या है, इसमें कहीं ना कहीं फोकस है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर भी आपने एक चीज़ सुनी होगी, ठीक है, ये एक चीज़ आप एक बार नेट पे डालिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट किया जाएगा, उसको प्रमोशन किया जाएगा, जो भी जिस चीज़ के लिए फेमस होगा। ठीक वही पैटर्न पे ये भी चीज़ लाई जा रही है, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे, उसमें से जिन डिस्ट्रिक्ट में लो फार्म प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेडिट डिसबर्समेंट उतना ज़्यादा नहीं है, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर फोकस्ड अच्छे से पॉलिसीज़ बनाई जाएगी। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ था, जिसमें बोला गया था कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट रूरल एरियाज़ में कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव बैंक। तो वहाँ पे कमर्शियल बैंक सही था। जो मैं बोलूँ उसको आप एज इट इज़ डालिए, ये PYQ में आया हुआ है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप ये मत समझो कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ समझ लो ये एक सिलेबस और PYQ के साथ कनेक्ट करके मैं आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करिए, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ और अच्छे से प्रमोट होगी। अब ये एक इन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। अब 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट में, अगर एक स्टेट में एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए, ये नहीं कि 100 डिस्ट्रिक्ट यूपी के उठा ले, हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट कोई ना कोई तो ऑप्ट किया जाएगा जिसमें ये प्रॉब्लम्स हो। अब ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जाएंगी, उनके ऊपर काम किया जाएगा, तो होगा क्या, अच्छे से उन जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब टैकल की जाएगी, क्रेडिट डिसबर्समेंट अच्छे से होगा, तो फार्मर्स क्या करेंगे, अच्छा खासा उनको सीड्स मिल पाएगा। अब सीड्स मिल पाएगा तो उस चीज़ को वो यूज़ कर पाएंगे, और जब नॉलेज होगी क्रॉप डाइवर्सिटी की तो मोनोक्रॉपिंग कम करेंगे। ऐसा नहीं है केवल वीट ही लगा रहे हैं, राइस ही लगा रहे हैं, वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। अब जब डाइवर्सिफाई कर पाएंगे तो सीड्स भी तो प्रोवाइड कर रही है ना गवर्नमेंट डाइवर्सिफाई करने के लिए। और सीड्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको रिसेंटली मैंने बताया था, जहाँ पे राइस में चेंजेस किया गया है, राइस का जो सीड होता है जिसमें वो फॉस्फेट को अच्छे तरीके से क्या कर सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके। सो राइस में एक तरीके से राइस के जेनोम में एक एडिटिंग की जा रही है, ठीक है। जिस तरीके से फॉस्फेट का जो लॉस होता है, जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं लैंड में, वो अक्सर खराब हो जाते हैं, खराब लीच आउट होने के बाद सॉइल में जाके सॉइल को पल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि जितना ज़्यादा क्रेडिट एक्सेस होगा उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से मददगार होंगी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑलरेडी बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा, प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पे अच्छे से किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति प्रिपेयर करेगी लोकल एग्रीकल्चर प्लान, एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। मंथली मॉनिटरिंग होगी प्रोग्रेस की कि भैया डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रोग्रेस हो रहा है जो हमने बनाया हुआ है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स को प्लानिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं नोटिस करो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। GS पेपर 2 में एक चीज़ लिखी है, वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टिल लोकल लेवल। ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखा है, आप जाके पढ़िएगा। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो ये वर्ड लिखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स इन प्लानिंग, कहीं ना कहीं इस पॉइंट को आप यहाँ नहीं लिख सकते। कभी पूछा जा रहा है पंचायती राज के ऊपर, तो वहाँ पे आप लिखो कि हाँ, जो आपका प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन अच्छे से मदद करेगा। कैसे होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में ये जो एक प्रोविजन है उससे हम और अच्छे से पावर इन द सेंस किसानों के पास पावर दे पाएंगे, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। अब फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया इसका पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज विलेज ब्लॉक लेवल पे है। इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, ऑलरेडी आपको बता दिया इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर मैंने सारे पॉइंट्स। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर फोकस किया जाएगा, वो भी बताया कि अभी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेस फार्मर्स को मिल रहा है, लोग रिलाय कर रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल पे। इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, बैंक वगैरह से लोन लेना।
तो हमारा फोकस ये है इस स्कीम के अंदर कि किसानों को प्रॉपर तरीके से लोन मिल सके, क्रेडिट मिल सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करना, मतलब ये ना हो कि साल भर खाली आप एक क्रॉप को लगा रहे हो, आप डाइवर्सिफाई करो, उससे वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन बढ़ सके। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा हो, केमिकल चीज़ों का यूज़ कम हो, अगेन वही बेसिक चीज़ें। बेनिफिट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डिपेंडेंस जो एक्सटर्नल क्रेडिट होता है, एक्सटर्नल क्रेडिट मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं क्रेडिट, उसके ऊपर हमारा फोकस कम हो जाएगा। मतलब हम जाके ज़मींदार से या प्रधान से पैसा नहीं मांगूंगा, मैं कहूँगा भैया सरकार ने मेरे लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना चालू की है, मैं वहाँ से जाकर के लोन ले लूँगा। सेल्फ रिलायंस फूड प्रोडक्शन में और अच्छे से बढ़ेगा। ठीक, अब देखो शुरुआत में आपको मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, देखिए आप नोटिस करो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या थी, दिस वन क्या लिखा था, व्हाट आर द मेजर, मैंने वही बताया था कि ये जो राइस एंड वीट क्रॉपिंग सिस्टम है आप किस तरीके से इस आर्टिकल को डाल सकते हो। अब आपको समझ में आया, वही सेम चीज़ अब मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के पॉइंट में, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट आप इस आर्टिकल के डाल सकते हैं। पहले समझो क्या लिखा है, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड वीट यील्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम। मेन रीजंस क्या है? तो मेन रीजन सबसे पहला तो मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग मतलब साल भर सिर्फ राइस 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 उगा रहे हो, तो एक समय आएगा कि वो जो सॉइल होगा, मिट्टी होगी, उसके अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है वो लूज हो जाएगी। जब लूज होगी तो हम फिर उसे फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइजर डालेंगे, जितना फर्टिलाइजर डालेंगे उतना और लूज होगा, है कि नहीं। तो मोनोक्रॉपिंग एक कहीं ना कहीं रीजन है जिसमें सॉइल न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पेस्ट बिल्डअप हो जाता है, वाटर का एक्सेसिव यूज होता है। अगर हम एक एकड़ लैंड पे एकदम धड़ाधड़ सिर्फ राइस लगाए पड़े हैं तो राइस तो पानी भी खाता है, और जब पानी चाहिए होगा तो हम एक्सेसिव क्या करेंगे, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होंगी हमारे पास, ठीक है, अगर हमने पंप नहीं लगाया हुआ है तो क्या करेंगे, हम लोग रिलाई करेंगे नेचुरल सोर्सेज पे, जैसे बारिश। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं दी है, किसके तरीके से दे सकती है, कैनल इरिगेशन नहीं दिया है, तो हम लोग रिलाई किस पे करेंगे, ग्राउंड वाटर। अब जब ग्राउंड वाटर एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल लॉस हो जाएगा, नहीं होगा। इसी से कनेक्टेड मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, कर्नाटका के रीजन में जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, वहाँ पे जो कुछ विलेजेस हैं, विलेजेस मतलब डेक्कन प्लेट्यू में कई एरियाज ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से उनका ग्राउंड लेवल नेक्स्ट टू ज़ीरो हो जाएगा, उनके पास ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। जब ग्राउंड वाटर पीने के लिए ही नहीं बचेगा तो खेती किससे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत एक बड़े लेवल पे सामने आती है। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे रॉक्स जो होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं छोटे छोटे प्लेट्यूज में, उन रॉक्स के बीच में अक्सर क्या होता है, पानी होता है। तो जब पानी निकालने के लिए बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ड्रिलिंग करना, रॉक्स के बीच में ग्रेनाइट भी होते हैं, उसमें सैंडस्टोन भी होते हैं, उन रॉक्स को तोड़ते हुए अंदर तक जाना, पानी निकालना बहुत ही हेक्टिक होता है, कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है। अब फार्मर है जिसके पास पानी नहीं है तो उसको पैसा चाहिए होगा ड्रिलिंग करने के लिए, पानी के लिए, तो ड्रिलिंग के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए अगर उसे इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं मिलेगा, बैंक नहीं देंगे, वो लोग क्या करेगा, लोकल ज़मींदार के पास जाएगा, लोकल प्रधान के पास, भैया पैसा दे दो। अगर वो उनसे मनी लेगा तो कहीं ना कहीं उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉइटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ और ज़्यादा डिप्लीट करेगी ग्राउंड वाटर को। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल डिग्रेड ही होगा, क्लाइमेट पे स्ट्रेस पड़ेगा, वल्नरेबिलिटी ड्रॉट और फ्लड्स की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या था, उड़ीसा में फ्लड आया था, राइट। उड़ीसा में जब फ्लड आया तो फ्लड में क्या हुआ, जो कई विलेजेस थे वो इम्पैक्ट हो गए। अब डैम जब बनते हैं अक्सर क्या होता है, जब डैम को एक तरीके से वॉल तो बना दिया, रिवर पास हो रहा है, रिवर के वाटर को स्टोर कर लेगा वो, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये डैम अगर गलती से भी इसमें वाटर का लेवल लेट्स से कि 100 लीटर का है, 100 लीटर बढ़ चुका है, अब बारिश बहुत तेज़ हुई है, ये लेवल समझ लो 150 तक पहुँचने वाला है, तो क्या होता है, डैम को खोल देते हैं अचानक से। तो जो इतना पोटेंशियल एनर्जी होती है ना इसमें, इतनी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में कि इतना पानी बहता है कि आसपास के गांव को डुबा देता है। तो दीज आर द निगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप डाल सकते हो डैम्स और रिजर्वॉयर के। उसका सोल्यूशन क्या है, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, आसपास के एरिया में एक अच्छे तरीके से लोगों में अवेयरनेस रखना कि भैया अगर वाटर लेवल कभी बढ़ेगा तो आपको ध्यान रखना होगा इन सारी चीज़ों का। तो ये सब तब किया जा सकता है। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को
जो आइडेंटिफाई करके उन पे एक प्रॉपर टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग की बात करती है। अब क्वेश्चन ये तो क्या था कि इसमें पहला पॉइंट क्या था, व्हाट आर द मेजर रीजंस डिक्लाइन होने के क्रॉपिंग सिस्टम में, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसको आप कनेक्ट करिए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये तो मेजर रीज़न है कि किस तरीके से राइस एंड व्हीट यील्ड रिड्यूस हो रही है, लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एग्जैक्टली यही सेम चीज़ आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ हाईलाइट की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एनकरेज करती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया 2017 में, हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द यील्ड। तो हाउ इज इट बेनिफिशियल, ये सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करता है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, मान लो ये 1 एकड़ की ज़मीन मेरे पास है, 1 एकड़ में मान लो ये ए बी में डिवाइड कर दिया। ए में मान लो मैंने कहा कि चलो अब मैं बोता हूँ राइस, ठीक, बी में बोता हूँ वीट। अगले साल मैं क्या करूंगा, चलो अब राइस वीट नहीं बोते, यहाँ पे पल्सेस बोता हूँ, यहाँ पे मैं कॉर्न बो देता हूँ, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्रॉप डाइवर्सिफाई करना कहते हैं। ठीक है, एक ही क्रॉप को बार बार ना करना, उससे क्या होगा कि वाटर यूज कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। जो वाटर थर्स्टी क्रॉप्स हैं, कौन सी, राइस, सबसे बेस्ट एग्जांपल राइस ही है ना। तो इसमें क्या होता है, पानी एकदम प्यासी होती है कि नहीं, हमें भैया पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। अब क्या होता है, ऐड इनकम स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो इनकम की स्टेबिलिटी होती है किसानों को, एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी। पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर ये भी डाइवर्सिफाई करेंगी। केवल क्रॉप डाइवर्सिफाई नहीं होगी बल्कि इनकम भी डाइवर्सिफाई होगी फार्मर्स की। क्या भैया चलो ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि हमें चावल से ही पैसा आएगा, दाल लगा के भी, हॉर्टिकल्चर करके भी पैसा मिल जाएगा। नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होगी। कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मदद करता है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये अलाइन करता है वन डिस्ट्रिक्ट क्रॉप प्लान के साथ, जिससे लोकल एग्रो इकोलॉजी और अच्छे से प्रमोट हो सके और वैल्यू एडिशन पे फोकस आ सके। ठीक है, आपने कनेक्ट किया कैसे, इस क्वेश्चन के पॉइंट्स मैंने उस आर्टिकल से निकाले। जो आर्टिकल ये छोटा सा आर्टिकल आपने देखा, इसमें मैंने एक पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया। इसके पहले जो गुजरात जेनोम सीक्वेंसिंग था, उससे भी उस छोटे से आर्टिकल से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाया। ठीक है, अब देखिए 2023 में प्रीलिम्स में सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो उसमें एक क्या है, रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज फार्मर इन पीपल। अगेन हमेशा वाइब पे फोकस करिए, वाइब जहाँ पे हल्की सी भी अजीब सी लगे, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स आर द प्राइमरी, व्हाट वी से, प्राइमरी प्रोड्यूसर कह सकते हो। फार्मर्स अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे होंगे तो इम्पैक्ट ऊपर पूरा टर्शरी लेवल तक होगा। तो उसमें कहीं भी आपको पॉइंट क्या लिख रहा है, रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्री। अगेन स्मॉल फार्मर की बात हो रही है, यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ना कुछ माइग्रेशन के ऊपर डिस्कस हो रहा है। मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज। अगेन कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, हमेशा यूपीएससी का एक सर्टेन ट्रैप होता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करके क्वेश्चन को गलत कर देता है, बट साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं जो हमारे लिए एज अ बीम ऑफ होप काम करते हैं कि हाँ यहाँ सही होने के चांसेस हैं, तो इसको टिक कर लो। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्पोरेट बॉडी। सुनते ही मतलब फार्मर्स को कॉर्पोरेट, एक तरफ तो एक्सप्लॉइटेशन कर ही रहे हैं वहाँ के लोकल ज़मींदार, तो अब ये कॉर्पोरेट बॉडी से इंक्लूड किया जा रहा है। सरेंडर देयर लैंड, भाई साहब लैंड ही सरेंडर कर दोगे आप लोग, सोचो कितनी बड़ी चीज़ है, तो ये गलत अपने आप ही हो जाएगा। अ कंपनी एक्सटेंड लोन, कंपनी एक्सटेंड लोन, ये तो कहीं ना कहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल बात हो रही है। टेक्निकल नॉलेज वेल एंड गुड, मटेरियल इनपुट टू नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कमर्शियल प्रोडक्शन। अब सोचो, मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ एक कंपनी लोन देगी, किसान से कहेगी तुम मेरा प्रोडक्ट बनाओ, बाकी हम तुम्हें टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं और सब कुछ मेरा ही रहेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच था जिसको पढ़ के आप आसानी से बता सकते हैं कि आखिर क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, तो अगेन मार्जिनल फार्मर्स एक साथ मिलेंगे, एक बड़ी फील्ड बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है उसको अच्छे से हम सिंक्रोनाइज कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेवेंट है, जहाँ पे इंडिया कनाडा रिलेशन की बात की गई है। जो कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट में इनवाइट किया है। दोनों कंट्रीज़ में जो टसल हुआ था खालिस्तानी इशू के ऊपर, अब कहीं ना कहीं सही हो रहा है। दोनों कंट्रीज़ ने जो अपने हाई कमिश्नर्स को हटा दिया था, दोबारा रिस्टोर कर दिया है। ट्रस्ट बिल्डिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। फोकस हो रहा है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसके लिए इंडिया एज अ की पार्टनर देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा $100 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया में। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में कनाडा बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि भैया जब टाइज दोबारा अच्छे से रिन्यू होंगी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ढंग से हम लोग कर पाएंगे। टॉक्स भी चल रही हैं कि अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग EPTA, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट हमारा रिज्यूम किया जा सके, जिससे हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकें। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डील विच वी बोथ वांट, कनाडा को भी चाहिए और इंडिया को भी चाहिए, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं यूएसए से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, क्योंकि यूएसए जिस हिसाब से सस्ता नशा करके चीज़ें कर रहे हैं, जिस हिसाब से धमकियां दे रहे हैं, तो जियोपॉलिटिक लेवल पे उनका कोई ना कोई रोल एकदम ऐसा हो जा रहा है कि भाई करना क्या चाह रहे हो। जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग इमेंस पोटेंशियल, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द लार्जेस्ट मिलिट्री, यू कैन नॉट कम अप एंड सिंपली से कि नहीं व्हाट्स एवर वी विल डिक्टेट, दिस इज हाउ वर्ल्ड ऑर्डर शुड बिहेव। नहीं होता। अब चाइना तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, कहता भौंक रहा है, भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करेंगे। तो वही सेम चीज़ इंडिया भी अब करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कर रहा है इंडिया? इंडिया ने ब्रिक्स समिट ली। अब हमारी जो 17th ब्रिक्स समिट हुई, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अब जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 18th होगी, कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। तो इंडिया का ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ये, कि हम लोग कनाडा को भी इनवाइट करें। जिस तरह से कनाडा इनवाइट कर रहा है G7 में, इंडिया भी जब इनवाइट करेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी ट्रेड डील्स मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिलेगा, और जो हमारे इश्यूज़ हैं, मेन इश्यूज़ क्या है? क्लाइमेट गोल्स जो है मेनली, ठीक है, वो सब अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो सकेंगे। जो मेजर सेक्टर्स हैं कॉपरेशन के क्या है? एग्री फूड है, एनर्जी, एजुकेशन, रिसोर्सेज, ये सब क्या है? मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पे कॉपरेशन हो सकता है और अच्छे तरीके से। तो अगेन ये आर्टिकल अगेन छोटा सा है, लेकिन इसमें की पॉइंट्स काफ़ी थे जो आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कनाडा का नोटिस करो तो प्रीलिम्स में सवाल आया था कि कौन सी कंट्री यूएसए के साथ लार्जेस्ट, मतलब क्वेश्चन शायद ये था कौन सी कंट्री की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है, तो कनाडा और यूएसए की सबसे लार्जेस्ट, ये 23-24 में ही आया सवाल, ठीक है, ये आप एक बार देखिएगा। तो आप एक बार इसको मैप पे देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यूएसए, उसी के नीचे यहाँ पे कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है। ट्रिनिडाड टोबैगो का क्या रेफरेंस है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। हमने उनको एज अ मेंबर भी बना लिया है कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। साथ ही साथ हमने पर प्रोजेक्ट, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट एजुकेशनल प्रोजेक्ट होता है, जो वहाँ के सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर जब भी बोलूँ समझ लो सामाजिक सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में हमने पर प्रोजेक्ट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट देने की बात की है। वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने और अच्छे तरीके से सपोर्ट दिया है। ये सारी चीज़ें। वहीं पे एक गिरमितिया कम्युनिटी है, इस गिरमितिया कम्युनिटी का मेन क्या रेफरेंस है? इंडिया से, इंडिया का डायस्पोरा वहाँ पे रह रहा है, ये लोग हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम शेयर करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस है ट्रिनिडाड टोबैगो। उसी के बाद नमीबिया तुरंत आना चाहिए। नमीबिया में क्या रेफरेंस है आपका? नमीबिया में मेन चीज़ जो रेलिवेंट है आपके लिए वो है वहाँ पे हमारा फोकस क्यों है? बिकॉज ऑफ मिनरल। कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यूएसए के साथ हो सकता है? क्योंकि यूएसए ने भी इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पे? आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे युगांडा के जो इंसर्जन ग्रुप्स थे वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे, तो इसने कहा वेलकम टू डेमोक्रेसी, हम सपोर्ट करते हैं आपको। तो आया यहाँ पे डील कर रहे हैं जिससे कोबाल्ट रिजर्व मिल सके। दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट रिजर्व कहाँ पे है? वो है आपका कॉन्गो में। अब कॉन्गो में जब इतना कोबाल्ट रिजर्व है तो उस कोबाल्ट मिलने से क्या होगा? जो रेयर अर्थ एलिमेंट की डिमांड यूएसए को इतनी हो रही है, क्यों? क्योंकि 70% जो प्रोसेसिंग है वो किसके पास है? चाइना के पास है। क्यों चाइना के पास है? क्योंकि चाइना ने अर्ली 1930 से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जो आज दिख रहा है। यूएसए के पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, लेकिन अभी भी हम लोगों के पास उसकी प्रोसेसिंग करने की पावर नहीं है। तो आप रिकॉल करिए, टोटल 16-17 जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको एक बार पढ़िए, उसमें क्या थोरियम का क्या यूज़ है। थोरियम के ऊपर सवाल भी आया हुआ था 2023 में। आप नोटिस कर रहे हैं, क्वेश्चन तो था सिर्फ इसका, लेकिन मैंने जो जो चीज़ें कनेक्ट की हैं, और कभी भी मैं आपसे बेटा कुछ भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, तो बिल्कुल आई जेन्युइनली रेस्पेक्ट यू और रिक्वेस्ट यू, सॉरी, ठीक
ठीक है, ऑल द रेस्पेक्ट भी, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर क्रॉस वेरीफाई किया करिए कि थोरियम के ऊपर कैसे सवाल आया था, आप पढ़िए उसको, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि कनाडा किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है इंडिया के लिए अमिड यूएस टैरिफ थ्रेट्स। ये मैंने स्पेसिफिक लिख दिया है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन मदद मिलेगी, यूएस मार्केट के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। यूएस टैरिफ लगा रहे हो, तुम 100% टैरिफ लगाओगे, ठीक है, हम कनाडा के पास चले जाएंगे, उसका टैरिफ 5-10% ही होगा, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिल जाएगा। जो रिलायबल इन्वेस्टमेंट सोर्स के, क्योंकि यूएसए क्या है, वो एक तरीके से पता नहीं क्या हो रखा है कि कहीं ना कहीं हम रिलाय नहीं कर पा रहे हैं हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कनाडा ने ऑलरेडी हैवी इन्वेस्ट कर ही रखा है, कहाँ पे, इंफ्रा रियल एस्टेट में। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है अगर इन सेक्टर्स में अच्छे से सपोर्ट होगा इंडिया और कनाडा एक दूसरे का। एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्टरनेटिव बन सकती है यूएस के टैरिफ प्रेशर से, ठीक। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है, ठीक है, कनाडा का इंटरेस्ट ऑलरेडी है अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट है, राइट। हमने काफ़ी डील्स भी की हैं कि हमें एक प्रॉपर तरीके से निकल है वो हमें मिल सके। निकल जैसे ही बोलो, निकल से कनेक्टेड 2025 में सवाल पूछा गया था कि इंडोनेशिया सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल बैलेंस करने में मदद आएगी। जो अगर कनाडा और इंडिया का रिलेशन अच्छा हुआ तो यूएसए कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील करेगा, उसे लगेगा हाँ भाई हमें एक प्रॉपर तरीके से अगर चाहिए ग्लोबल ऑर्डर तो हमें एक साथ मिलके काम करना होगा, आइसोलेट नहीं होना होगा। क्योंकि यूएसए जिस हिसाब से चल रहा है, कैसे हमें पता चलता है डिफरेंट चल रहा है। पहला तो उसका जो एक्ट है बिग ब्यूटीफुल, उसने क्या कर दिया कि अब हम फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे और जितने इंसेंटिव्स हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे रहे थे वो बाय 2027 एंड कर देंगे। इसीलिए यही सबसे बड़ा रीज़न है इलॉन मस्क और डोनाल्ड कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प दोनों अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क का क्या मेन काम है, टेस्ला में बैटरी का मेन है, तो सब्सिडी मिलना बंद होगी तो इम्पैक्ट तो हो जाएगी पूरी टेस्ला के शेयर्स कितने ज़्यादा गिर गए उसकी वजह से, मार्केट में लॉस कितना हो गया। दिस इज़ द रीज़न एनवीडिया सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है इस समय, है ना। तो दीज आर द रीजंस जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। लास्ट आर्टिकल हमें बात करता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। अब देखते हैं हुआ क्या है। इंडिया की ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो क्लीन एनर्जी का यूज़ होता है उसकी 50% हमने कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी है, राइट। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी 50% ऐसी है जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बना रहे हैं हम लोग, राइट। कैपेसिटी है हमारे पास, लेकिन 50% होने के बावजूद हम लोग केवल 28% एक्चुअली पावर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये CUF अभी दिमाग में लग लीजिए, ठीक। अभी बोलो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल है 50 का लेकिन हम यूज़ कितना कर पा रहे हैं 28, वेस्ट कितना हो रहा है, फिर मोटा मोटा 22% वेस्ट हो रहा है हमारा। हम लोग इस 22% पोटेंशियल को नहीं कर पाए। जैसे बोलते हैं ना, 1 घंटा है, 1 घंटे में आप कितना काम कर सकते हो, बोलो 10 यूनिट, लेकिन काम कितना कर रहे हो, केवल 1 यूनिट, तो लॉस कितना हो रहा है, 9 का लॉस हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। सोलर देखा जाए, अब मैंने कहा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज में सोलर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो केवल 20% यूटिलाइज हो पा रहा है। 100% जो उसका होगा उसमें 20 हो रहा है, विंड का 25 to 30 हो रहा है, कोल का सबसे ज़्यादा, मतलब फॉसिल फ्यूल अभी भी सबसे ज़्यादा 60% हम यूटिलाइज कर रहे हैं, न्यूक्लियर 80% यूटिलाइज कर रहे हैं। आप थोड़ा नोटिस करो, जो मैन मेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर हम लोग बना रहे हैं एनर्जी को, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कोल में क्या हो रहा है, कोल का हमें उतना थोड़ा सा कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कोल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। तो आपका काम क्या है, टाइप्स ऑफ कोल को पता करना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। बिटुमिनस कोल क्या होता है, कोल के अंदर कौन सा कंटेंट ज़्यादा हो तो उसके पोटेंशियल अच्छा होता है कोल के अंदर। ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैं बोला करूँ, सिर्फ पहले एटलीस्ट इतना कर लीजिए, आपको खुद ब खुद रिलेवेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोल अभी भी डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, एक्चुअली जो जनरेट हो रही है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग सोलर का क्यों 20% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रीज़न होगा। तो रीज़न ये है डे वर्सेस नाइट गैप। अब जो सूर्य की रोशनी है दिन में तो आ पा रही है, रात का 12-13 घंटे हम देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 6 से 7 ऐसे घंटे होते हैं जिसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सोलर हमें मिल पाती है, बाकी तो सब वेस्ट हो जा रहा है, तो सपोर्ट नहीं कर पाता इवनिंग लोड। और जब इवनिंग लोड, अब देखो सिंपल सा पॉइंट क्या है, मान लो ये एक सिटी है, एक सिटी में डिमांड है लेट्स से 100 मेगावाट की, ठीक है।
हाँ, अब बहुत ही एग्जांपल, ये सिटी का नाम ए है, तो इस सिटी ए को पावर चाहिए 100 मेगावाट की, ठीक है। अब हुआ क्या, ये एक दिन की पावर, अभी एग्जांपल आप समझो 100 मेगावाट की इसको एक दिन में ज़रूरत है। अब होगा क्या, मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा सामने एक सोलर पार्क बना दिया और सोलर पार्क में खूब सोलर पैनल्स लगे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, दिन भर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है ये, वो कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 80, मोटा मोटा समझ लो 80 मेगावाट। अभी भी 20 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ रात में उसके पास मिलती रहे, राइट, क्योंकि दिन में तो उसको सोलर की किरणें मिलेगी लेकिन रात में नहीं मिल पा रही हैं, तो 20 यूनिट अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो डिमांड ये होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपरली, राइट। हम लोग अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज के ऊपर काम हमारा चल रहा है, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं, लाइव इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। आप ये मत समझिए इन्वर्टर जैसा हो रहा है। होता क्या है कि मान लो एक पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट में जितनी मान लो 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हुई है, तो ये नहीं स्टोर कर लिया हमने, वो तुरंत का तुरंत यूटिलाइज हो जा रही है। तो हमारे पास एक तरीके से बैलेंस शीट में जेब में बच नहीं रहा है कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज ढंग का नहीं है। तो रिफॉर्म क्या है, रिफॉर्म ये कि भाई साहब स्मार्ट ग्रिड्स होने चाहिए, बैटरी स्टोरेज के ऊपर सवाल है, अभी आपको दिखाता हूँ। प्राइसिंग डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग डिफरेंस जब होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्लीन एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी यूसेज और अच्छे से बढ़ेगा। वे फॉरवर्ड, जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मान लो ये सिटी ए थी, यहाँ पे एक सोलर बना है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बगल में हम हाइड्रो वाला भी बना दें, अगर अगल बगल यहाँ पे कोई रिवर का सोर्स है, या अगर यहाँ पे बहुत हवा चल रही है तो विंड वाला बना दो यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग स्टोरेज बन, जैसे हाइब्रिड कार क्या होती है, हाइब्रिड कार में पेट्रोल भी है इलेक्ट्रिक ऐसा वाला होता है। तो हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, केवल सोलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी सिटी। रात में जब सोलर नहीं मिल पा रही है, एनर्जी जनरेट होकर नहीं आ पा रही है, तो उस समय क्या होगा, उस समय हम लोग दूसरे सोर्सेज का यूज़ करके पावर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, पावर की जो यूसेज है उसको हम प्रॉपर कर पाएंगे, ठीक, डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो इससे राउंड द क्लॉक सप्लाई हो पाएगी। 25 में सवाल आया था, विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली 3 से 4 साल रिपीट हुआ है, कहानी इधर से पकड़ के हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर सवाल रिपीट हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर 3 से 4 से ज़्यादा सवाल रिपीट हुए। इफ़ प्योर हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ये सही है। फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट स्मॉल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप कंप्यूटर। मतलब बिल्डिंग पावर कर लोगे, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो कमरे होंगे, कमरों के अंदर स्मॉल डिवाइस नहीं पावर हो पाएगी, ऑब्वियसली गलत है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, अगेन दिस इज रॉन्ग। दिस इज़ नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट बट दिस इज़ डायरेक्ट करंट। क्या होता है, एसी और डीसी, मान लो ये इलेक्ट्रिक तार है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मान लो जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करें उसे हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। लेकिन जब ये राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कैसे आती है, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छे से यूज, अक्सर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में डाला जा सकता है आपसे, ठीक है, और डाला भी जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बॉल बेयरिंग्स क्या होती है, फिर आपसे पूछा गया था कि जो सेंसर्स लगे होते हैं मोबाइल के ऊपर, जब गिरता है तो वो किस तरीके से सेंसर टिल्ट हो जाता है, कहाँ पे काम करता है, ये सारी चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ए सही है, ठीक है। 24 में सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फिक्स्ड, फ्यूल सेल। देख रहे हैं फ्यूल सेल, फिर यहाँ पे भी फ्यूल सेल रिपीटेटिव मोड पे। तो हमेशा ध्यान रखो, PYQ इज लाइक अ बाइबल गीता फॉर यू, ठीक है। बहुत जल्द मैं PYQ के ऊपर आपके लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कनेक्टिविटी लगेगी, हाँ दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांटेड। अब देखते हैं रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स। तो इसमें से क्या पूछ रहे हैं, किसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा हो रहा है क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को कनेक्ट करिए, जो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, उसके पीछे रीज़न है आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन भी तो यही है ना, स्टोर कब होगा, जब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करेंगे। तो ऑल 4 आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कभी हम बैटरी यूज स्टोरेज कर लें, बायोमास से जनरेट कर लें, फ्यूल सेल से कर लें, रूफ टॉप सोलर, मतलब ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड ही तो है। नोटिस करिए क्या मैंने कहा, हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, सोलर विंड हाइड्रो स्टोरेज। बस सोलर विंड हाइड्रो को इन्होंने क्या कर दिया, उसका एक एक एग्जाम्पल देके क्वेश्चन में डाल दिया, बन गया आपका क्वेश्चन पूरा, ठीक है। सो ये है पूरा आर्टिकल यहाँ तक का। अब डिस्कस करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ फाइनली। पहले समझो डमस्कस क्या है। डमस्कस सीरिया की कैपिटल है।
स्वीडा क्या है, ये सदर्न सीरिया में। आपको छोटा सा एक उदाहरण तरीके समझाता हूँ मैं, तब आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, अब देखिए है क्या कौन पॉइंट ये पता है कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल जो है, मान लो ये इजराइल है, ये इधर इजराइल में यहाँ पे एक गोलन हाइट का एरिया है। ठीक, गोलन हाइट यहाँ पे क्या है, फिर सीरिया है। तो हुआ क्या, सीरिया में जो गवर्नमेंट है असद, ठीक है, सीरिया की जो गवर्नमेंट है उसमें हम लोग कह सकते हैं असद बैक गवर्नमेंट कह सकते हो, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसको, उसका नाम सिंपल आपको बता रहा हूँ मैं। तो जो सीरिया की गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने बहुत ही बोलते हैं ना, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का नाम क्या है, उस कम्युनिटी का नाम है एग्जैक्टली वेट, ड्रूज, ड्रूज कम्युनिटी, राइट, ये दिमाग में रखिएगा। तो वहाँ पे जो ड्रूज कम्युनिटी है, उन लोगों ने, वो एक आर्म्ड ग्रुप है, इस आर्म्ड ग्रुप ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर, सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर। जब सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, तो सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है ईरान का हिजबुल्ला। ठीक है, ईरान में जो गवर्नमेंट है हिजबुल्ला गवर्नमेंट, वो सपोर्ट करती है सीरिया को। तो इजराइल को लगा कि भाई साहब, अगर मान लो सीरिया ने सप्रेस करने की कोशिश की ड्रूस को, तो वो आर्म्ड की सप्लाई बढ़ाएंगे, वेपन्स का यूज़ ज़्यादा होगा, और वेपन्स की सप्लाई बढ़ेगी कहाँ पे, गोलन हाइट्स पे, क्योंकि वही एक एरिया है। तो जब गोलन हाइट्स पे ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी किसकी, आर्म्स की, तो कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो खतरे में आ जाएगा। तो इस वजह से इजराइल ने प्रिवेंटिव केयर दी। मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे तुमको आपको समझा रहा था मैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर, तो सेम इजराइल ने भी यही काम किया, प्रिवेंटिव स्टेप ले लिया, पहले अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, उसके ऊपर सीरिया के ऊपर, सॉरी, कहा कि ऐसा है गलती से भी ईरान से कोई भी वेपन्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ड्रूज और इजराइल एक ही थाली पे आ चुके हैं, दे बोथ आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग। में भी ऐसा हो सकता है कि इजराइल खुद इन्वॉल्व होने की बजाय ड्रूज को सपोर्ट करके ऐसा है, ये लो चुप्पे चाप सब लोग खाओ पियो मस्त रहो, सीरिया को बढ़ने मत देना आप लोग, ये है पॉइंट। ठीक है, सीरिया कैपिटल क्या है, दमस्कस। हुआ क्या था, सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर है और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वो टारगेट हुआ है इजरायली एयर स्ट्राइक के द्वारा। रीज़न क्या है, आपको बता दिया पहले ही, रीज़न सबसे बड़ा स्टार्ट यहीं से हुआ था कि इजराइल को डर हुआ कि कहीं इस सीरिया मदद ना स्टार्ट कर दे लेना ईरान से। ठीक है, वहीं पे एक स्वीडा एरिया है, सदर्न सीरिया का ये एक एरिया है, उस एरिया में कम्युनिटी है ड्रूज, राइट, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ड्रूज क्या है, ये इस्लाम मानने वाले, यहाँ पे कुछ हिंदू भी ऐसा नहीं है, कुछ हिंदू मानने वाले नहीं, बट हिंदू बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी, अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं ना 60-70 हज़ार ही ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रूज कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो सीज फायर अटेम्प्ट करने की भी चीज़ हुई, लेकिन सब कुछ कोलैप्स हो गया। वो सब अगेन कंटेंट नहीं, कंटेंट क्या था कि इजराइल ने अटैक क्यों किया सीरिया पे, रीज़न ये था उसे शक हुआ। और सीरिया क्यों इतना टसल में है, क्योंकि ड्रूज मेंबर ऑलरेडी उस सीरिया को अटैक कर रहे हैं। लेकिन ड्रूज इसलिए नहीं अटैक कर रहे कि भाई ईरान से मदद लेने जा रहे हैं ना, ड्रूज इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, उन लोग को प्रॉपर शेयर नहीं मिल पा रहा। तो ये सारे रीजन्स हैं ड्यू टू विच दीज स्वीडा पीपल, जो कि ड्रूज पॉपुलेशन, वो आइसोलेटेड फील कर रही है। ठीक है, अब नोटिस करिए क्या है, स्वीडा कहाँ पे, यहाँ पे स्वीडा है, गोलन हाइट ये रहा, गोलन हाइट पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से छोड़ दिया गया कि भैया कोई बात नहीं, ये हम छोड़ रहे हैं ऐसा बफर जोन दोनों के लिए, ना आप इसमें घुसो ना हम घुसो। लेकिन अभी इजराइल ने धीरे धीरे क्या इंटरफेरेंस चालू कर दिया इसमें। तो गोलन हाइट क्या है, इजराइल कंट्रोल एरिया बॉर्डरिंग सीरिया। ठीक है, ये एक आप बोल सकते हो ब्रिगेड है, जहाँ पे जो गाजा बोलते हैं ना, गाजा कहाँ पे, यहीं पे है। तो गाजा के साथ जो बोलते हैं ना कनेक्टिंग एरिया है, वो गोलन हाइट्स में आता है। कहीं ना कहीं इसका स्ट्रैटेजिक हाई पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इजराइल का कंट्रोल जब यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा तो वो हाइट पे रहेगा, सीरिया को अच्छी तरीके से एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मान लो ऐसी सिचुएशन है, इजराइल यहाँ पे बैठा हुआ है, सीरिया यहाँ पे, तो यहाँ से सीधी एयर स्ट्राइक्स करके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है। गाजा का इनडायरेक्ट मेंशन इसके अंदर हुआ है, बट अगेन हमें गाजा तो उधर वाला चल रहा है, लेकिन हमें पॉइंट यहाँ पे फोकस क्या करना है कि दमस्कस कहाँ पे है, स्वीडा कहाँ पे। अब सोचो सर ये आप बता तो, लेकिन इसका रिलेवेंस क्या था, रिलेवेंस ये था, द एरिया एज अ गोलन हाइट 2015 में सवाल है, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। अगेन फॉन्ट थोड़ा जब मैंने दूसरा पीडीएफ चेंज किया तो चेंज हो गया था। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है, मिडिल ईस्ट। ठीक है, योम किप्पुर वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच साइड्स कंट्रीज, अगेन योम किप्पुर वॉर, तो इसमें क्या है, टर्की, ग्रीस,
सर्ब्स, इजराइल, अरब लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे नोटिस करो, इजराइल, अरब कंट्रीज लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया। तो अब टसल किसके बीच चल रहा है, इजराइल और सीरिया के बीच में। तो क्या इसका भी कोई नाम है, याम किपुर वॉर जैसा? अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, बट अगेन तो कम्युनिटी में चल रहा है, मतलब जो न्यूज़पेपर है वो उसको स्वीडा अपराइजिंग कह रहे हैं जनरली। ठीक है, स्वीडा क्या है, स्वीडा एक वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है। तो मे बी आपसे ऐसे बोलते हैं स्वीडा अपराइजिंग जो देखा गया है वो किस रेफरेंस में है, तो आप बता सकते हो कि हाँ, सीरिया में ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन रहती है, ड्रूस पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब ये देखिए, इससे कनेक्टेड एक और 2018 में सवाल आया था, एलेप्पो, किरकुक, मोसूल, मज़ार शरीफ। इसका रिलेवेंस आप देखिए, एलेप्पो कहाँ पे, सीरिया में तो है, स्वीडा यहाँ पे है, राइट, डमस्कस ये रहा। क्वेश्चन सबसे पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो एलेप्पो सीरिया में है, किरकुक यमन, मोसूल नहीं, तो इस पे 1 और 4 इज द राइट वन। ठीक है, ये जो मज़ार शरीफ है ये अफगानिस्तान में। आप पता करिए किरकुक कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये यमन में नहीं है। अक्सर जो चीज़ आप किरकुक सुनते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये टर्म हल्का सा लग रहा है मिडिल ईस्ट वाला, लेकिन मिडिल ईस्ट का टर्म होगा ही नहीं जब आप सर्च करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देखिए किस तरीके से PYQ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने आज आर्टिकल समझाया उससे मदद मिली। अगर थोड़ी सी भी आपको मदद मिले, आपको लग रहा है कि हाँ इसकी रिलेवेंस है, देन डू शेयर दिस। इससे और एक बोलते हैं ना इनडायरेक्ट मोटिवेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तभी आप मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से आपकी मदद। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको मैं क्वालिटी टॉप नॉच दूँ, ठीक है, जिससे आप कनेक्टिविटी रख सको सिलेबस और PYQ के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।